आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रेणुका और आज हम बात करने जा रहे हैं संकुल संगठन के पुस्तकों के लिए। तो आप सभी को एसएसजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम हमारे यूट्यूब चैनल में इससे पहले बहुत सारे समूह और ग्राम संगठनों के संबंधित वीडियोस को डाले हैं और इसी परंपरा में अभी हम बात करने जा रहे हैं संकुल संगठन के पुस्तकों के बारे में। तो चलिए हम संकुल संगठन के पुस्तकों की दुनिया में जाएंगे। तो ये हमारा संकुल संगठन, देखिए संकुल संगठन एक संकुल लेवल पे बहुत बड़ा संस्था है। ये एनआरएलएम में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं। तो एक संकुल स्तरीय संगठन में मुख्य रूप से कितने पुस्तक होना चाहिए? देखिए हमारे एसआरएलएम्स में अलग अलग राज्यों में अपने स्टेट पॉलिसी के अनुसार बहुत प्रकार के पुस्तकों को रखे हैं। तो उन सभी पुस्तकों के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो आपके राज्य में कौन सा भी पुस्तक रहने दो, मुख्य रूप से मिनिमम मेंटेन करने वाले जो पुस्तक है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके अनुसार हमने हमारी जो मुख्य पुस्तकें हैं उनको दो भागों में बांट किया है। कुछ पुस्तकें रहते हैं जिसको हमको अनिवार्य रूप से लिखना पड़ता है और कुछ पत्र रहते हैं, वो रहना भी हमारे क्लस्टर संगठन के लिए जरूरी है, क्योंकि क्लस्टर संगठन एक कानूनी पहचान प्राप्त करने वाला, शासकीय पहचान प्राप्त करने वाला संस्था है। तो उसमें मुख्य पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। उसमें है बैठक प्रस्ताव पुस्तक, इसी में आप सदस्यता और उपस्थिति पुस्तक को भी उपभाग करके लिख सकते हैं। और उसके बाद नगद पुस्तक जिसको हम रोकड़वाही या कैश बुक के नाम से जानते हैं। और तीसरा है ऋण पुस्तक जिसको हम कर्जा पुस्तक या लोन लेडजर कहते हैं। और उसके बाद साधारण खातावाही पुस्तक और उसके बाद वीवो पास पुस्तक। यानी ये कम से कम ये 5 पुस्तक जो है अनिवार्य रूप से हर एक क्लस्टर संगठन अपने क्लस्टर में रखना चाहिए। और उसके अलावा और कुछ रजिस्टर आप रखना चाहते हैं आपके बुक कीपिंग की प्रावधान के अनुसार आपका समाचार को सुनिश्चित करने के लिए, तो आप रख सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। मगर ये 5 रजिस्टर तो कंपलसरी रहना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ पत्र भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है रसीद। रसीद पत्र होता है और उसके बाद वोचर पत्र होते हैं और उसके बाद ऋण आवेदन पत्र होता है और उसके बाद प्रामिसरी नोट होता है और उसके बाद डीसीबी होता है और उसके बाद मासिक प्रतिवेदन है। तो देखिए हम हमारे वीडियोस में हर एक पुस्तक के बारे में सविस्तर जानकारी आपको देने की प्रयास कर रहे हैं। तो आज के हमारी इस वीडियो में हमारा पहला मुख्य और सबसे जरूरतमंद महत्वपूर्ण पुस्तक जो है, जिसको हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक या मीटिंग मिनट्स या कार्यवाही रजिस्टर या महापुस्तक के नाम से जानते हैं, उस पुस्तक को आज लिखना शुरू करेंगे। लिखने की तरीका के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम पहले हमारी बैठक प्रस्ताव पुस्तक को पढ़ेंगे। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको दिख रही है। ये है हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक। तो बैठक प्रस्ताव पुस्तक का परिभाषा यानी उसका मतलब क्या है, इसको हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक कहते हैं। हमारे संकुल संगठन की बैठकों में चर्चा किए गए बिंदुओं को और निर्णयों को, विवरण को लिखने वाले पुस्तक को बैठक प्रस्ताव पुस्तक कहते हैं। यहाँ पे 3 विषय आपको ध्यान में रखना है। संकुल संगठन की बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं को, लिए गए निर्णयों को लिखने वाले और लिए गए निर्णयों का विवरण लिखने वाले पुस्तक को बैठक प्रस्ताव पुस्तक कहते हैं। इस पुस्तक से क्या लाभ है, क्यों यह पुस्तक लिखना चाहिए? उसमें पहला लाभ है संकुल संगठन की पूर्ण जानकारी पता चलता है, जैसे गठन, सदस्य, बैठक आदि। यानी हम इस पुस्तक लिखने से हमारी संकुल संगठन की पूर्ण जानकारी, यानी हमारे संकुल संगठन की गठन कब हुआ है और हमारे संकुल संगठन में कितने सदस्य शामिल हैं और हमारी अभी तक कितने बैठक हुए हैं और हमारी बैठकों की संख्या पता चलती है। यानी ये जो हमारी
संकुल संगठन की निर्माण संबंधित विषय है, इन सभी की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, बैठक में चर्चा किए गए विषयों के बारे में पता चलता है। एक तो हमको हमारी क्लस्टर संगठन में कितने बैठक हुए हैं इसकी जानकारी मिलती है। और हम बार बार बताते हैं, हमारे सामुदायिक संस्थाओं में बैठक हमारा दिल की धड़कन की तरह होता है। जैसे एक व्यक्ति जीवित है, इसका प्रमाण उसका दिल धड़कने से हम पहचान कर सकते हैं। ठीक उसी तरह कोई संस्था संचालित हो रही है, इसका प्रमाण उसका उस संस्था की बैठकों से हम दे सकते हैं। यानी एक तो बैठक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी हमको बैठक प्रस्ताव पुस्तक से मिलती है। और उसके बाद बैठक में चर्चा किए गए विषय, सिर्फ बैठक कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से मुद्दों पर हमारे संकुल स्तरीय संगठन की बैठक में चर्चा हो रही है, वो सभी दीदियों की भूमिका है। सभी लोग भाग ले रहे हैं उस बैठकों में। सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है, उसके अलावा भी कुछ सामाजिक विकास के लिए या कल्याणकारी विषयों के लिए, अपने संकुल के गरीबी उन्मूलन के संबंधित विषयों के ऊपर चर्चा हो रही है या नहीं, इसके बारे में हमको बैठक प्रस्ताव पुस्तक देखने से मालूम होता है। उसके बाद बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में पता चलता है। जो विषय इन्होंने रखा है उसके ऊपर क्या चर्चा हो रही है और उसके ऊपर क्या निर्णय लिए हैं, वो निर्णयों में प्रतिभागिता कितने लोगों की है, और वो निर्णय सकारात्मक है या नकारात्मक है। ये हमारे वो निर्णयों से हमारी क्लस्टर संगठन की विकास हो रही है। अपने क्लस्टर संगठन के नियमों के अनुसार ही हमारा निर्णय चल रहा है, या एक मद पर, यानी एक वर्ग के लोगों के भलाई के लिए ये निर्णय चल रहे हैं। इन सारे विषयों की जानकारी हम एक बैठक प्रस्ताव पुस्तक को देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद इस पुस्तक के आधार पर बाकी पुस्तकों को लिखने में आसानी होती है। देखिए, संकुल संगठन की बैठक प्रस्ताव पुस्तक को हम माँ पुस्तक कहते हैं। जिस तरह माँ अपनी परिवार की सभी लोगों की ध्यान रखती है, देखभाल करती है, सबकी जरूरतों को पूरा करती है और सब चीज की जानकारी रखती है, ठीक उसी तरह बैठक प्रस्ताव पुस्तक अपनी माँ पुस्तक है, जिसमें अगर हर चीज की, हर एक छोटी सी छोटी विषय की यदि हम उसमें लेखांकन करके रखेंगे तो उसके अनुसार, उसके आधार पर बाकी पुस्तकों को आपको लिखने में सहायकारी बनेगा। और उसके बाद इस पुस्तक के अध्ययन से संकुल संगठन की पूरी प्रगति का पता चल जाता है। देखिए, अगर एक क्लस्टर संगठन है, कोई 1 साल पुराना है और उसमें 1 करोड़ रुपया का सीएफ की निधि मिली है और वो लोग वापसी कर रहे हैं, मगर जब आप उस क्लस्टर संगठन की मीटिंग, क्लस्टर संगठन की ऑफिस में जाएंगे तो आपको क्लस्टर संगठन की एक मीटिंग में पूरी क्लस्टर संगठन की 1 साल की ब्यौरा नहीं दिखेगा, वो सिर्फ रजिस्टरों में दिखेगा। आप अगर एक क्लस्टर संगठन की वास्तविक परिस्थिति जानना चाहते हैं, उसकी प्रगति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसका सही तरीका है कि उनके रजिस्टरों को अध्ययन करना, उनकी उनकी रजिस्टरों में बैठक प्रस्ताव पुस्तक का अध्ययन करना। बैठक प्रस्ताव पुस्तक से हमको ये पता चलता है कि वास्तव में वो लोग बैठक कर रहे हैं। अगर बैठक कर रहे हैं तो उसमें क्या चर्चा कर रहे हैं, अगर चर्चा कर रहे हैं तो उसका निर्णय कैसे ले रहे हैं, और निर्णय ले रहे हैं तो उस निर्णयों का संचालन, यानी उस निर्णयों को अमल कर रहे हैं या पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो क्लस्टर संगठन स्वावलंबी बन रही है और अपनी क्या बोलते हैं, अपनी भविष्य की योजना बनाते हुए अपनी क्लस्टर संगठन को स्थायी रूप से, जिसको हम सस्टेनेबल कहते हैं, स्थायी रूप से अपनी क्लस्टर संगठन को
चलाने के लिए कुछ योजनाएं बनाया है। उस योजना के और उस नियम के अनुसार वो लोग चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इन सभी विषयों की जानकारी हमको उस क्लस्टर संगठन की बैठक प्रस्ताव पुस्तक के माध्यम से मिलती है। उनका नियमों की विवरण मिलती है, सदस्यों की उपस्थिति का विवरण मिलती है, और उन बैठकों में इसी सदस्यों की सहभागिता के बारे में पता चलता है, और उनकी ऋण की वापसी के बारे में पता चलता है, और उनका लेन देन कैसा है, और वो और सामाजिक विषयों के ऊपर चर्चा करें या नहीं, ये मालूम होता है। सरकारी योजना और जो हमारी मुद्दा है एनआरएलएम की अन्य विभागों से अनुसंधान, जिसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं, तो ये भी कार्यक्रम हो रहे हैं या नहीं, उनके बैठकों में कोई अन्य संस्था के प्रतिनिधि या अधिकारी आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वो लोग क्या बात कर रहे हैं, हमारे संकुल संगठन अ, अपनी बैठकों में क्या सुनिश्चित कर रहे हैं, इन सभी विषयों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो ये है हमारी बैठक प्रस्ताव पुस्तक का परिचय, जिसको हम अ, इसमें अभी तक हमने जाना है बैठक प्रस्ताव पुस्तक क्या है और उसको लिखने से क्या लाभ है। अभी हम चलेंगे लिखने की तरीका में। तो देखिए, बैठक प्रस्ताव पुस्तक हमारे ग्राम संगठन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो उसको लिखने में हमको बहुत ही ध्यान देना चाहिए और सावधानी बरतना चाहिए। तो इसमें मुख्य रूप से कुछ विषय आपको ध्यान में रखना है। पहला विषय है, हर एक बैठक को, प्रत्येक बैठक को एक नया पन्ना में लिखना चाहिए। आज की बैठक हमारा आधा पेपर में खत्म हो गया है, तो चलो दूसरा बैठक हम आधे पेपर में शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, हर बैठक के लिए एक नया पन्ना, एक नया फ्रेश पेज को एक नया पन्ना लेना चाहिए, और उस पन्ना के ऊपर में बैठक संख्या लिखना चाहिए। पन्ने के दाएं तरफ दिनांक, दिन और समय लिखना चाहिए, और पन्ने के बाएं तरफ बाएं तरफ संकुल संगठन का नाम, संकुल का नाम, अध्यक्ष का नाम, कुल ग्राम संगठनों की संख्या, उपस्थित हुए ग्राम संगठनों की संख्या, कुल ईसी सदस्यों की संख्या, उपस्थित ईसी सदस्यों की संख्या लिखना चाहिए। सभी ईसी सदस्यों की सहमति से हम बैठक का एजेंडा तैयार कर एजेंडा के अनुसार बैठक का संचालन करना चाहिए। और बैठक के अंत में लेखापाल द्वारा सारे कार्यवाही को, विवरण को पढ़कर सुनाना चाहिए। उसके बाद हस्ताक्षर करना चाहिए। तो अभी यहाँ तक हम बात किए हैं, बैठक में एजेंडा रखना बहुत जरूरी है, और ये एजेंडा सभी ईसी सदस्य मिलकर तैयार करते हैं, और एजेंडा के अनुसार ही हमारा बैठक का संचालन होना चाहिए। तो पहले हम ये जानेंगे कि एजेंडा किसे कहते हैं। चलिए अभी हम एजेंडा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एजेंडा का परिभाषा। इस बैठक में इस बैठक में यानी जिस बैठक आप शुरू कर रहे हैं, उस बैठक में चर्चा करने वाले अंशों को एक क्रम अनुसार लिखने वाली सूची को एजेंडा कहते हैं। यानी हम इस बैठक में कौन कौन से अंशों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, उसको एक नियम के अनुसार, एक क्रम अनुसार पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। इस तरह आज की बैठक में कितने बिंदुओं के ऊपर हमको चर्चा करना है, उन सभी बिंदुओं के ऊपर हमको, जिस जितने बिंदुओं के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं, उन सभी बिंदुओं को आपको पहले ही एक क्रम अनुसार लिखना चाहिए। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले चावल को धोते हैं, उसके बाद चावल को
रखते हैं, फिर सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट के रखते हैं, फिर उसके बाद गरम मसाले तैयार करते हैं, फिर उसके बाद चूल्हा जलाते हैं, उसके बाद बर्तन रखते हैं। मगर आप मान के चलो, आपने पहले बर्तन रखा, फिर उसके बाद सब्जी काटना शुरू किया, तो क्या होगा? अपना भोजन पूरा खराब हो जाएगा, अपना सब्जी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी क्लस्टर संगठन की जो बैठक है, वो सही ढंग से चलने के लिए पहले से ही एक क्रम अनुसार हमने अपने को योजना तैयार करना है कि पहले हमको कौन से मुद्दे पर बात करना है। और कभी भी ध्यान में रखना है, एक मुद्दा यानी एक बिंदु खत्म होने के बाद ही, यानी एक बिंदु पर चर्चा पूरा होने के बाद ही हमको दूसरे बिंदु पर जाना है। ये हमारा बैठक का नियम है। तो इसमें कुछ सूचक है जिसको हम आपको बताना चाहते हैं। मुख्य रूप से हर बैठक का एजेंडा एक जैसा नहीं रहेगा। क्या बताया मैंने? हर बैठक का एजेंडा एक जैसा नहीं रहेगा। हर बैठक में उस बैठक के जरूरतों के अनुसार एजेंडा अंशों की संख्या बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। एजेंडा में देखिए, हर बैठक अपनी तरफ से उस समय की, उस दिन की, इसी सदस्यों की जरूरतों के अनुसार बैठक में एजेंडा बिंदु रखना चाहिए। उदाहरण के लिए आज हम अगर आपको 20 या 25 बैठक में अपनी बैठक में 20 या 25 एजेंडा बिंदुओं को बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीने में, हर बैठक में इतने बिंदुओं के ऊपर चर्चा करना है। ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी उस बैठक में जो जरूरत है, जो एजेंडा बिंदु आपको लगता है कि हम इस बिंदु पर चर्चा करना है और मुद्दा हमारे इसी सदस्यों के माध्यम से आ रही है, उसी के ऊपर आपको चर्चा करके उसका निर्णय लेना चाहिए। अब यहाँ पे दो नियम आपको पक्का याद में रखना है। एक है, एजेंडा में यदि अगर कोई मुद्दा आपने रखा है, फिर उस मुद्दे पर चर्चा करना अनिवार्य है। मैं और एक बार बता रही हूँ, अगर आपने एजेंडा में कोई एक मुद्दा रखे है, तो उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करना अनिवार्य होता है। आपने एजेंडा पे मुद्दा रखा है, तो उसके ऊपर चर्चा करना और उसकी कार्यवाही लिखना नियम है, हमारा बैठक का नियम है। अगर कुछ यदि कोई विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, मगर उसको आपने एजेंडा में नहीं रखा है, तो यह भी अपना नियमों का विरोध है। समझ में आ रही है? अगर आप कोई भी विषय को चर्चा करना चाहते हैं, तो उसको एजेंडा में लेखांकन करना चाहिए और उसको जो हमने क्रम दिया है, उस क्रम के अनुसार ही आपको चर्चा करना है। आपको लग रहा है कि हमको ये विषय पहले बात करना है, तो उस विषय को आप पहले नंबर में रखिए। जरूरी नहीं है कि आप 20 नंबर पे एक मुद्दा को रखे हैं और उसको 5 नंबर पे चर्चा किया है, तो ये गलत बात है। अगर आपको लगता है कि आज की बैठक में ग्राम संगठन की कामकाज को हमको पहले ही जांच करना है, तो आप उसको बचत वसूली से पहले ही आप उस मुद्दों को रख सकते हैं। और जो आपको अनिवार्य लगता है, उसी के अनुसार जो पहले आपको करना है, उसके बाद जो करना चाहते हैं, उसी के अनुसार आपको बैठक में एजेंडा लिखना चाहिए। और एक नियम है, आपको ध्यान में रखना है, एजेंडा में जो नंबर दिया है एक एजेंडा को, मान के चलो आप सभी को पता है एजेंडा का पहला बिंदु है प्रार्थना। तो एक नंबर एजेंडा की जो विवरण आप लिख रहे हैं, तो एक नंबर में प्रार्थना ही दिखना चाहिए। आप एजेंडा में ऊपर में पहले नंबर में प्रार्थना लिखा है, तो विवरण में परिचय नहीं लिखना चाहिए। आप जैसा लिखना चाहते हैं, जैसा चर्चा करना चाहते हैं, वैसा ही सूची तैयार कीजिए। ना कि एक ऐसे लिखना है इसलिए हम लिख रहे हैं ऐसा करके एजेंडा एक जैसा और चर्चा एक जैसा मत कीजिए। ये हमारी सामुदायिक संस्थाओं में ध्यान रखने वाला बात है। और बैठक प्रस्ताव पुस्तक हमारी सामुदायिक संस्थाओं की आईना जैसा है। देखिए, चेहरा कैसा है,
आईना वैसा ही दिखाएगा। तो आप जो कर रहे हैं उसी को दर्शाइए, जो नहीं हो रहा है, जिसको हम इस बैठक में चर्चा नहीं करना चाहते, तो उसको खाली-पीली लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये विषय आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हर एक एजेंडा अंशों के ऊपर किए गए चर्चा एवं लेन-देन को सविस्तर लेखांकन करना चाहिए। मैं ये सभी लेखापालों को बता रही हूँ, लेखांकन जो होता है वो एक कला और विज्ञान का सम्मेलन होता है। कोई भी महिला अपने घर को कितना सुंदर सजाना चाहती है, एक उत्तम लेखापाल अपने रजिस्टरों को उसी तरह अच्छी तरीके से सजा के यानी उसको सुंदरता से प्यार से लिखती है। तो उसमें आपका कला भी दिखती है और आपका विज्ञान भी दिखता है। देखिए आपने एक ही कलम से पूरा रजिस्टर भर रखा है, तो उसमें आपने कितना सही तरीके से भी लिखा है, मगर उसमें देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप हेडिंग के लिए एक पेन और उसका विवरण के लिए एक पेन इस्तेमाल करके अगर लिखेंगे, तो वो बैठक प्रस्ताव दिखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने के लिए भी इच्छा होता है। तो ये कुछ छोटे-छोटे बात है, आपको ध्यान में रखना है। तो चलो ये हम उम्मीद कर रहे हैं और यहाँ पे और एक बात मैं लेखापाल से कहना चाहती हूँ, हम बचत समूहों में काम कर रहे हैं। हमारा संगठन है, क्लस्टर संगठन है, समूह है, ग्राम संगठन है या क्लस्टर संगठन है। हम हमारा संस्थाओं में हम बचत का भावना को प्रोत्साहन देते हैं, मगर मैं बार-बार कहती हूँ, आप पैसों का बचत कीजिए। आप पैसों का बचत कीजिए, मगर लिखने में बचत मत कीजिए। लिखने में बचत करना वो कंजूसी हो जाती है। आप कितना सविस्तर लिखेंगे पुस्तक को, उतना सुरक्षित आपका क्लस्टर संगठन रहेगा, उतना सुरक्षित आपके क्लस्टर संगठन का लेन-देन रहेगा। तो इसीलिए मैं सभी लेखापालों से ये निवेदन कर रही हूँ कि आप लिखने में कंजूसी मत कीजिए। हर एक विषय को विस्तार से सविस्तर लिखने की प्रयास कीजिए। तो चलिए दीदी लोग, अभी हम एक बैठक प्रस्ताव का मॉडल, एक उदाहरण सहित, एक क्लस्टर संगठन की उदाहरण सहित हम आपको बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखने की तरीका समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अभी तक हमने उसका परिचय, पुस्तक लिखने से लाभ और उसको लिखते समय जो-जो विषयों को ध्यान में रखना है, उन सभी के ऊपर चर्चा किया है। अभी लिखने के तरीका पे चलेंगे।